अब आते हैं हम लोग माइक्रो लीकेज। माइक्रो लीकेज की कोई डेफिनेशन बताएगा? हीट। रेस्टोरेशन और टूथ के इंटरफेस पे अगर कोई गैप हो वहां पर, वहां से आपका जो फ्लूइड का इंग्रेस वगैरह हो रहा हो तो वो माइक्रो लीकेज होगा। ठीक है। टूथ और रेस्टोरेशन का जो इंटरफेस है, टूथ और रेस्टोरेशन का, उस इंटरफेस के अंदर बैक्टीरिया या किसी भी किस्म के केमिकल्स या टॉक्सिन्स की एंट्री हो जाने का नाम है माइक्रो लीकेज। यानी कि माइक्रो वाली चीजें आ गई, लीक हो गई, अंदर आ गई, तो इसको माइक्रो लीकेज कहा जाता है। और एक होता है नैनो लीकेज, वो हम बाद में पढ़ेंगे कभी चैप्टर 9 में। नैनो लीकेज किसको कहते हैं? वो हाइब्रिड लेयर के अंदर लीकेज होती है, उसको नैनो लीकेज कहते हैं, जो हाइब्रिड लेयर के अंदर होती है। और जो टूथ और रेस्टोरेशन के बीच में होती है वो माइक्रो लीकेज होती है। ये डिफरेंस तो याद करें अभी शॉर्ट में। जो टूथ और रेस्टोरेशन के बीच में होती है वो होती है माइक्रो लीकेज। और जो हाइब्रिड लेयर के अंदर होती है उसको कहते हैं नैनो लीकेज। हाइब्रिड लेयर किसको कहते हैं? जहाँ कोलेजन और मोनोमर्स मिल रहे हैं। अच्छा, अब एक होता है कैविटी सीलर्स। कैविटी सीलर्स यानी कि कैविटी को सील कर देना। इसके बेसिकली फंक्शन होते हैं, नंबर 1 टू सील द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, और नंबर 2 होता है टू प्रिवेंट द माइक्रो लीकेज। दो आसान से फंक्शन है। अब कैविटी सीलर दो किस्म के होते हैं। एक होता है वार्निश। ये पुराने जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि वार्निश तो वही है जो कि आज सोडियम फ्लोराइड वार्निश भी है, लेकिन पुराने जमाने में इस्तेमाल इस तरह किया जाता था कि रेस्टोरेशन करने से पहले कैविटी के फ्लोर पे लगाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है अमलगम करने से पहले। जो कैविटी का फ्लोर है उस पे पहले वार्निश लगाओगे और फिर अमलगम करोगे। लेकिन अब ये आउटडेटेड हो गया है, लेकिन ये पहले किया जाता था। वार्निश में बेसिकली क्या होता है, इसमें नेचुरल रिजिन या रोजिन होता है। नेचुरल या फिर नेचुरल रिजिन होता है या फिर आर्टिफिशियल रोजिन होता है। फॉर एग्जांपल कोपाल का एग्जांपल दिया गया है, ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। अच्छा, नेचुरल में कोपाल आता है और फिर सिंथेटिक रिजिन होगा। नेचुरल रिजिन फॉर एग्जांपल कोपाल, या फिर सिंथेटिक रिजिन। तो पता क्या चला कि वार्निश के अंदर भी रिजिन होता है। वो याद करो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। कौन से वाले? फ्लोराइड वार्निश वाले चीज चैप्टर के अंदर की कॉम्पोजिशन में मैंने बताई थी, तीन चीजें होती हैं। नंबर 1 रिजिन होता है, नंबर 2 एल्कोहल होता है, नंबर 3 सोडियम फ्लोराइड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर वार्निश की बात चल रही है तो सोडियम फ्लोराइड को हटा दो, दो चीजें होती हैं, एक रिजिन होता है, एक एल्कोहल होता है। एल्कोहल तीन किस्म के होते हैं। इसका एक याद करने का निमोनिक है ACE। एक दवा होती थी एस इनहिबिटर, तो उसका मैंने निमोनिक याद रखा था ACE। ए फॉर एसीटोन, सी फॉर क्लोरोफॉर्म, ई फॉर ईथर। तो तीन किस्म के सॉल्वेंट्स होते हैं एल्कोहलिक: एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ईथर। तो क्या कॉम्पोजिशन होगी कि नेचुरल रिजिन फॉर एग्जांपल कोपाल, या फिर सिंथेटिक रिजिन इन द एल्कोहल सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल ACE, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और ईथर। इसको आप एक कोटिंग लगाओगे और उसके बाद एयर ड्राई करते हो, फिर दूसरी कोटिंग लगाते हो। दो कोटिंग लगानी होती है, ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 4 कोटिंग लगाओ। ये रिसर्चर्स को पता था कि हम बड़े बेवकूफ हैं। जब पता चलेगा दो से ज्यादा अच्छा है तो हम 5 6 लगाएंगे, तो उन्होंने खुद ही आगे लिख दिया कि एप्लीकेशन मोर देन 2 आर नॉट बेनिफिशियल, दो ही काफी हैं। और जब आप एयर ड्राई करते हो तो सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाता है, और एक छोटी सी जो लेयर है वो छोड़ देता है फ्लोर पे। उसका काम होता है सील कर देना डेंटल ट्यूब्यूल्स को। उसका काम होता है माइक्रो लीकेज को प्रिवेंट करना। और वो लेयर की थिकनेस कितनी होती है? 2 to 5 माइक्रोन मीटर का। ये भी BCQ का सवाल है, कितनी थिकनेस होती है? 2 to 5 माइक्रोन मीटर। अब अमलगम के नीचे हम क्यों यूज नहीं करते वार्निश? क्योंकि अमलगम के अंदर नेचुरली कोरोजन प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, और वो ऑटोमेटिकली जो गैप होता है उसको सील कर देते हैं। और नंबर 2, अमलगम के अंदर एक्सपेंशन एबिलिटी भी होती है, कि वो टाइम के साथ अमलगम एक्सपेंड करता है। तो ये दो रीजन है कि हमें अमलगम के नीचे वार्निश यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हमारे एडेसिव सीलर्स पे। एक तो हो गए वार्निश, लेकिन एक होते हैं एडेसिव सीलर्स। एडेसिव सीलर्स का फंक्शन क्या होता है? सर, ये काइंडली पॉइंट रिपीट कर दें कि अमेलगम के नीचे हम वार्निश क्यों नहीं यूज करते। इसके दो पॉइंट्स प्लीज कोई ये रिपीट रिपीट कर दें। करेगा? कोई रिपीट करेगा? कोई और रिपीट करना चाह रहा है? अमेरिकन के कोरोजन कोरोजन बन प्रोडक्ट्स जाते हैं। होते हैं और एक्सपेंशन होती है उसमें। दोबारा रिपीट करिएगा। अमेरिकन के कोरोजन प्रोडक्ट्स होते हैं उस वजह से, और दूसरा अमेरिकन की इनहेरेंट एबिलिटी है कि उसकी एक्सपेंशन होती है उस वजह से भी। शाबाश शाबाश शाबाश, परफेक्ट।
एक अमलगम की एक्सपेंशन होती है और दूसरा उसके कोरोजन प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और वो कोरोजन प्रोडक्ट्स कहाँ जाते हैं, वो इंटरफेस के अंदर जाते हैं। तो फिर अगर बॉर्निश लगाएंगे तो जैसे ही कोरोजन प्रोडक्ट्स आएंगे वो देखेंगे अरे जगह तो पहले ही फुल है, तो वो चले जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं एडेसिव सीलर का क्या काम है। नंबर वन, एडेसिव सीलर का नंबर वन काम क्या है कि सील कर लेना सेम। नंबर टू, माइक्रो लीकेज बचा देना। लेकिन एक नया काम है, वो है बॉन्डिंग में हेल्प करना कंपोजिट की। क्या क्या सीन होता है, अब हाइब्रिड लेयर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लें। ये क्या है, ये देख रहे हो, ये क्या है, नजर आ रहा है, बताएगा, नजर आ आपका रहा है। हाथ है सर? हाँ, हाथ हाथ, हाथ है मेरा, हाँ। ठीक है। किसी ने कहा कोलेजन फाइबर्स है, इस पर आते हैं। अब ये हाथ समझे, मेरा हाथ नहीं है, ये डेंटिन है। और ये जो मेरी उंगलियां हैं ये क्या है, ये कोलेजन फाइबर्स है। मेरी उंगलियां क्या है, कोलेजन है। ठीक है। डॉक्टर सवेरा ने तो पहले ही बोल दिया कोलेजन है, क्या आपको मेरे हाथों में आपको कोलेजन नजर आया? और डॉक्टर आयशा ने भी पहले ही बोल दिया डेंटल ट्यूब्यूल्स हैं, चले अच्छी बात है। तो ये मेरी उंगलियां हैं, ये कोलेजन है, और इसकी बीच वाली जगह क्या है, हाइड्रोक्सीपिटाइट है। अब मैं क्या करूंगा, एचिंग करूंगा। जैसे ही मैंने एचिंग इस्तेमाल किया, हाइड्रोक्सीपिटाइट टूट जाएंगे, गिरने लगे, खत्म हो गए। अब क्या बचा, अब सिर्फ मेरे पास कोलेजन फाइबर्स बचे हैं, बेचारे खाली खाली पड़े हैं। अब मैं अच्छे से धोऊंगा, वॉश करा, अब मैं क्या करूंगा, एयर ड्राई। अब अब यहाँ पे समझने वाली बात, अगर मैं ज्यादा एयर ड्राई करूंगा, कोलैप्स कर जाएगा। कौन सा मसला हुआ? हाँ, कोलैप्स हो जाएंगी ना डिजीज बढ़ हाँ, के। उंगलियां मेरी गिर गई, हाँ, कोलेजन गिर गए, कोलैप्स हो गए। अब मोनोमर्स डालेंगे ना, वो बोलेंगे अबे भाई कोलेजन तो है नहीं, मुझे क्यों डाला है अंदर, चल नहीं होनी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग फेल, कॉम्पोजिट बाहर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, एयर ड्राई नहीं करना, हल्का सा जेंटल एयर ड्राई, बस काफी है। अब कोलेजन पड़े हुए हैं, कोलेजन पड़े हुए हैं, अब हम क्या करेंगे, मोनोमर्स डालेंगे। अब ये वाला मेरा हाथ है, ये मोनोमर्स है, जैसे ही मोनोमर्स डालेंगे वो कोलेजन के अंदर जाएंगे। अब ये जो चीज बनी है ना, इसको कहते हैं हाइब्रिड लेयर। हाइब्रिड लेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेजन इन द डेंटिन एंड मोनोमर्स ऑफ द एडेसिव बॉन्ड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं हाइब्रिड लेयर। और अगर हाइब्रिड लेयर में लीकेज आती है, यानी कि यहाँ पे, अब ये उंगलियां है ना, ये पूरा मिलनी चाहिए। अब गौर से देखिएगा, ये जो उंगली है ना, ये जो मोनोमर है, मोनोमर अभी कितना गया है, वन थर्ड। अभी कितना गया है, आधा। अभी कितना गया, पूरा। लेकिन अगर पूरा नहीं जाता, यहाँ तक जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये थोड़ा सा गैप है, ये देखो, ये जहां से मेरी थंब निकल रही है, ये गैप है, ये गैप आ गया। तो इस गैप को कहते हैं नैनो लीकेज कहते हैं। इस गैप को कहते हैं कि ये मोनोमर की कंप्लीट पेनिट्रेशन हुई नहीं, हुई सही लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी सी रह गई। अब जो थोड़ी सी जगह रह गई है ना, ये तो लीकेज करेगी, और इस लीकेज को कहेंगे नैनो लीकेज, क्योंकि बिल्कुल नैनो लेवल पे ये लीकेज है। तो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। और अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता यूनिवर्सिटी के अंदर, ना पढ़ाने वाले इतनी मेहनत करते हैं, इतना कोई कॉन्सेप्ट बता। Incomplete compression monomer into collagen. तो काफी लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और इसलिए मैं इसको जिक्र किया मैंने। अब यहाँ पे आते हैं, क्या अमलगम के नीचे एडेसिव बॉन्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, बॉन्डिंग रीजन इस्तेमाल होगा? सवाल आप लोगों से। बॉन्डेड अमेलगम भी होते हैं ना? तो कर सकते हैं। अमेरिकन तो मैकेनिकली बॉन्डेड मतलब अपनी अमेलगम जगह हो पे सकते रिटेन हैं। नहीं होता जी तो जी, फिर आप। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, अमलगम के नीचे यूज हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आईएमएम का, और फाइनल ईयर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉन्डेड अमलगम। एडवांटेजेस पे आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर तुमने बॉन्डिंग एजेंट लगा दिया ना, तो फिर अमलगम की भी जो एडिशन है वो बॉन्डिंग वाली होगी, तो फिर तुमने ज्यादा कैविटी प्रेप करने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस फॉर्म, रिटेंशन फॉर्म, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। नंबर टू, नो इंक्रीज रिटेंशन, रिटेंशन बढ़ जाएगी। नंबर थ्री, इंक्रीज रेजिस्टेंट। नंबर फोर, नो नीड ऑफ सेकेंडरी रिटेंटिव फीचर्स की जरूरत नहीं है। और नंबर फाइव है, डिक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी नहीं होगी। और नंबर सिक्स है, इम्प्रूव इनिशियल मार्जिनल सील। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं बॉन्डेड अमलगम के, एज कंपेयर टू पुराना वाला कन्वेंशनल अमलगम।
कि आपको ज्यादा काटना नहीं पड़ेगा, और रेजिस्टेंस अच्छी हो जाएगी, रिटेंशन अच्छी हो जाएगी, सेंसिटिविटी नहीं होगी, तो ये फायदे ही फायदे हैं। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान नंबर वन, एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा महंगा होता है। नंबर टू, टेक्निक सेंसिटिव है, यानी कि आपने रबर डैम लगाना पड़ेगा, मॉइस्चर कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कॉम्पोजिट में करते हो, थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकते। उसके बाद नंबर फोर प्रॉब्लम क्या है कि एक्सरे कराओगे, बॉन्डिंग सेम होती है कंपोजिट वाली? जी जनाब, बिल्कुल सेम होती है। एच करोगे, वॉश करोगे, ड्राई करोगे और बॉन्डिंग एजेंट लगाओगे, सारा सारा सेम होता है, लेकिन कंपोजिट की जगह पे अमलगम लगाओगे। एक और क्या है कि आर्टिफैक्ट नजर आएगा, जैसे ही वो एक्सरे कराओगे तो आपको एक रेडियोल्यूसेंसी नजर आएगी, तो वो एक्चुअल में होगी बॉन्डिंग एजेंट की, लेकिन हो सकता है आपको लगे कि यार सेकेंडरी कैरीज तो नहीं है। तो ये एक नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है कि आप अमलगम को जैसे ही कंडेंस करते हो बॉन्डिंग एजेंट के ऊपर, तो बॉन्डिंग एजेंट के कुछ मोनोमर्स हैं वो अमलगम में चले जाते हैं, जिससे अमलगम की थोड़ी सी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और तीसरा नुकसान क्या है कि अमलगम के जो कोरोजन प्रोडक्ट्स हैं, वो जाहिर सी बात है आफ्टर कुछ टाइम के बाद वो पैदा होते हैं, और उनका काम होता है इंटरफेस में जाना। लेकिन इंटरफेस में क्योंकि ऑलरेडी आपने बॉन्डिंग एजेंट लगाया है, तो वो जा नहीं पाते हैं, तो फिर वो कोरोजन प्रोडक्ट्स की एंट्री बंद हो जाती है, तो ये when नुकसान। bonding compromise when सर bonding कौन सा agent एडहेसिव सीलर यूज होता है इसमें? हाँ, इस ये बहुत amalgam एमसीक्यू का सवाल है, कौन सा सीलर यूज होता है? नॉर्मल enters into एजेंट यूज नहीं होता, वो बॉन्डिंग एजेंट यूज होता है जिसके अंदर 10 MDP होता है। 10 MDP, इसको यूनिवर्सल अडेसिव कहा कहा जाता है। और ये आप अमलगम भी बॉन्ड कर सकते हो दान से, इस अडेसिव से, जिसके अंदर क्या होता है? 10 MDP। आ गया समझ में? आगे चले? यस सर। कुछ भी, कोई भी सवाल है? सर बॉन्डेड अमेरिकन वाला थोड़ा सा फिर से जो उसके फायदे थे वो बता दें, वो बीच में मिस अच्छा, हो गए फायदे हैं। बता दें। अच्छा, कौन बताएगा फायदे? वो बताएगा जिसने पहले कुछ नहीं बताया। कोई ऐसा बंदा बता सकता है जिसने पहले नहीं बताया? फायदे बता दें जिनने पहले जवाब नहीं दिया। कोई यार, इतने सारे लोग हैं, 4-5 लोगों ने जवाब दिए, 20 लोगों ने तो जवाब नहीं दिया। उन 20 में से कोई भी बता दे। एडवांटेजेस ऑफ बॉन्डेड अमलगम, पेपर में सवाल आया है, तुम्हें लिखना है। हाँ बताओ, क्या लिखोगे? सर मैं बता दूं? Conservation of tooth structure, retention, improve marginal retention, decrease sensitivity. ठीक हो गया, माशाल्लाह, बेहतरीन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर रेजिस्टेंस कैसे इंप्रूव होती है? रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाएगी ना कि अमलगम अच्छे से, अमलगम की बॉन्डिंग हो जाएगी। अमलगम या कोई भी रेस्टोरेटिव मटेरियल जब दांत से अच्छे से बॉन्ड होता है ना, तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वो फ्रैक्चर ना हो मटेरियल ना, तो वो अच्छे से बॉन्ड हो जाएगा मटेरियल, और ऑटोमेटिकली जो ऑक्लूजल फोर्सेस होंगी वो फिर अमलगम से डायरेक्ट बॉन्डिंग एजेंट के थ्रू दांत में चली जाएंगी, कहीं इंटरफेस में रुकेंगी नहीं, फंसेगी नहीं। क्योंकि जो बॉन्डिंग एजेंट है वो ऑक्लूजल फोर्सेस को कर देता है, वो कर डिसिपिएट कर देता है, फैला देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, आसान भाषा में। सर वरना, इसमें बस बॉन्डिंग हमने मटेरियल लगाना होता है बॉन्डिंग एजेंट, और उसके ऊपर उसको सॉरी, क्योर करके फिर अमेरिकन प्लेस करना है? हाँ, एच, वॉश, ड्राई, बॉन्डिंग एजेंट नॉर्मल वाला, उसको क्योर करो, उसके बाद बॉन्डिंग एजेंट जिसके अंदर 10 MDP होता है उसको क्योर नहीं करो, और उसके ऊपर अमलगम लगा दो। सही। 10 MDP क्यों? क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट की बॉन्डिंग मेटेलिक आयन से अच्छी होती है। किसी का सवाल था वाई 10 MDP, 10 MDP में फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट की बॉन्डिंग मेटेलिक आयन से अच्छी होती है। सर ये प्रोसेस दोबारा बताएं। एच करोगे, वॉश करोगे, ड्राई करोगे, बॉन्डिंग एजेंट लगाओगे, क्योर करोगे, दोबारा बॉन्डिंग एजेंट लगाओगे, लेकिन इस बार कौन सा वाला लगाओगे? जिसके अंदर 10 MDP होता है। 10 MDP में क्या होता है? फॉस्फेट होता है। ये वाला क्यों भाई? ये वाला इसलिए क्योंकि जो फॉस्फेट की बॉन्डिंग है वो मेटेलिक आयन से अच्छी होती है, क्योंकि मेटेलिक आयन अमलगम के अंदर हैं।
नुकसानात बता। नुकसानात एक्सपेंसिव है, टेक्निक सेंसिटिव है, मॉइस्चर कंट्रोल करना पड़ेगा, रबर डैम लगाना पड़ेगा, आर्टिफैक्ट आ सकता है एक्सरे में, रेडियोलुसेंसी क्योंकि होगी बॉन्डिंग एजेंट की, अमलगम की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कमजोर हो जाती है क्योंकि मोनोमर्स चले जाते हैं, और कोरोजन प्रोडक्ट्स की एंट्री बैन हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है जगह तो ऑलरेडी बॉन्डिंग एजेंट ने ऑक्यूपाई कर ली है। आगे चलते हैं लाइनर पे। लाइनर के क्या फंक्शंस है, कोई बताएगा मुझे? लाइनर और बेस में क्या फर्क है ये मुझे बता दो। मेरे फाइनल ईयर के इंटरेक्टिव में मुझसे पूछा था लाइनर और बेस में क्या फर्क है एग्जामिनर ने। थिकनेस का फर्क किसका है फर्क ये। होता है? नंबर 1 थिकनेस का फर्क है, ठीक है। लाइनर की कितनी थिकनेस है? 0.5 है। 0.5 0.5। और बेस की? एटलीस्ट हाँ हाँ, बेस की। जी फैसल भाई? मोर देन 0.5। ग्रेटर देन 0.5। हाँ, लाइनर की है लेस देन 0.5 और बेस की है 0.5 से लेकर 0.75 तक। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा डिफरेंस क्या है लाइनर और बेस में? लाइनर सिर्फ एक थेरेप्यूटिक कैविटी में बेस यूज होती है, बेसिस। लाइनर इज फॉर क्या? लाइनर पल्पल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, बिल्कुल। लाइनर के एक तो काम लाइनर का होता है सील कर लेना, ब्लॉक कर लेना डेंटल ट्यूब्यूल्स को, सेम पुराना वाला काम। एक होता है माइक्रो लीकेज को प्रिवेंट करना। लाइनर का एक एक्स्ट्रा जो काम होता है वो होता है पल्प पे बेनिफिट इफेक्ट्स देना। कौन से बेनिफिट इफेक्ट्स? सिडेशन और स्टिमुलेशन। सिडेशन में S2 याद रखें, 2 S। इसको कहते हैं पल्प एनोडाइनल इफेक्ट्स। दो पल्प एनोडाइनल इफेक्ट्स होते हैं, S और S। पहले S से आएगा सिडेशन यानी कि उसको सुला देना, पेन को रिलीफ कर देना। दूसरे S से आते हैं स्टिमुलेशन, मतलब टर्शरी डेंटिन को स्टिमुलेट कर देना। तो ये दो जरूर S याद करिएगा, ये लाइनर के काम होते हैं, बेस के काम नहीं होते हैं। बेस ना सिडेट करता है और ना ही बेस स्टिमुलेट करता है। ये 2S बहुत सिडेशन इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट किस तरह से है लाइनर का? जी, सिडेशन इफेक्ट क्या बताया आपने लाइनर का? ये वो सिडेट मतलब सुला देना, मतलब पल्प को इन्फ्लेमेशन पल्प की कम कर देना या फिर उसका पेन रिलीफ कर देना। किस तरह से इसमें? किस तरह से करेगा पेन रिलीफ? वो अब मटेरियल का अपना मैकेनिज्म है। जिंक ऑक्साइड जुजिनॉल अपने हिसाब से करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने हिसाब से करेगा, MT अपने हिसाब से करेगा। सब अब मटेरियल का अपना मैकेनिज्म है। अल्कलाइनिक पीएच होती है उससे करता है। यूजिनॉल जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल यूजिनॉल की वजह से करता है। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन अफेक्ट का आपने क्या नेम बताया? S2। पहले S से सिडेशन और दूसरे S से स्टिमुलेशन। ये याद करने का तरीका याद रहेगा। सिडेशन के अंदर बेसिकली आते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करना और पेन को रिलीफ करना। स्टिमुलेशन से है टर्शरी डेंटिन को बनाना। और एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है इसके अंदर। उसके अलावा थोड़ा सा इंसुलेशन इफेक्ट भी होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होता, ये आप बात याद रखिएगा, थोड़ा सा। लेकिन बेस के अंदर क्या फंक्शन है? बेस का सबसे अहम फंक्शन है कि प्रॉपर इंसुलेशन देना, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल, तीनों किस्म की प्रोटेक्शन देना। कौन देता है ये बेस देता है। बेस देता है थर्मल प्रोटेक्शन, केमिकल प्रोटेक्शन और मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ये लाइनर का काम नहीं है, ये बेस का काम है। और वो इंसुलेशन ज्यादा अच्छी तब देगा जब उसकी थिकनेस 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा होगी। तब वो इतना 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 उसका बनेगा अमाउंट, कि इतना बल्क बनेगा कि वो इंसुलेशन इफेक्ट दे पाए। समझ गए ये बात? बेस का मेन फर्क। और बेस इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन में भी यूज होता है। इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जैसे फॉर एग्जांपल इनलेज ऑनलेज लगाते हो ना, तो उससे पहले भी बेस लगाते हैं ताकि अंडरकट को ब्लॉक करे। और बेस का एक और फंक्शन है इन शॉर्ट डेंटिन को रिप्लेस करना। इट इज एक्ट एज अ डेंटिन रिप्लेसमेंट मटेरियल। तो ये डेंटिन की समझो रिप्लेसमेंट है, बेस है। लाइनर बस, लाइनर तो पल्प को प्रोटेक्ट करता है और डेंटिन को रिप्लेस बेसिकली बेस करेगा। बेस समझो बुनियाद है। बेस का मतलब ही है बुनियाद। तो किसी चीज की बुनियाद को बेस कहते हैं, तो वो डेंटिन को रिप्लेस करेगा। और लाइनर का मतलब है किसी चीज को लाइन कर देना, तो वो पल्प को लाइन कर देता है, पल्पल हेल्थ को प्रोमोट करता है। तो लाइनर का ताल्लुक पल्पल हेल्थ से है और बेस का ताल्लुक पूरी रेस्टोरेशन से। ये बात आ गई समझ में?
किसी को आई बात समझ में? Yes, sir. अब इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये मेरे फाइनल ईयर में भी आया था और आईएमए में भी आ सकता है कि व्हाट आर गाइडलाइंस फॉर लाइनर एंड बेसिस। चार गाइडलाइंस हैं लाइनर और बेसिस की। गाइडलाइन नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर। कभी भी ऐसा मत करना कि दांत को तुम डेंटिन को ज्यादा काट रहे हो और कोई पूछ रहा है क्यों काट रहे हो तो आप बोल रहे हो मैं बेस ला, आप हंस के बोल रहे हो कि या स्माइल करके बोल रहे हो कि मैं बेस लगाऊंगा। तो चमाट पड़नी चाहिए इस बात पे, क्योंकि डेंटिन से अच्छा कोई बेस है नहीं, डेंटिन से अच्छा कोई इंसुलेटेड नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि दांत को काट के कभी भी बेस लगाने की गलती मत करना भाई। पॉइंट नंबर 2, वो है बेस के बारे में। पॉइंट नंबर 2 बेस के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड एज टू ब्लॉक अंडरकट्स इन इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन and it is used to replace the dentin in direct restoration, but make sure to restrict it at 0.75 मिलीमीटर। उससे ज्यादा ना हो, अगर उससे ज्यादा होगा तो अमलगम फ्रैक्चर होने के चांसेस है। ये मैं उर्दू में बता रहा हूँ, अपने अल्फाजों में याद करो। पॉइंट नंबर 3 है वो सीलर के वो लाइनर के बारे में, कि लाइनर आपको लगाओ लेकिन मेक श्योर करो वो 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो, बिल्कुल हल्की थिन लाइनर प्लेस करना है। पॉइंट नंबर 4 है एडेसिव सीलर के बारे में, कि क्या अमलगम के नीचे एडेसिव सीलर लगाना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्शियल मौजू है, इस पे अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं। तो कुछ सब फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, दोनों चीजें हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कंजर्वेशन, दूसरा पॉइंट है बेस के बारे में, तीसरा पॉइंट है लाइनर के बारे में, और चौथी गाइडलाइन है अडेसिव सीलर के बारे में बिलो अमलगम। तो ये 4 गाइडलाइंस हो गई टोटल। कोई रिपीट करेगा ये 4 गाइडलाइन? एक है कंजर्वेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर के, मतलब इस नियत से आप दांत खोलो कि भी मुझे तो बेस लगानी है और आप अच्छा खासा टूथ स्ट्रक्चर उड़ा दो, तो वो सही। नहीं करना। डेंटिन आपका सबसे नेचुरल, सबसे बेस्ट इंसुलेटर है। सही है। दूसरा बेसिस के बारे में, कि बेसिस की एक थिकनेस आपने रखनी होती है। आप उसको आइडियली आप तो अंडरकट ब्लॉक करने के लिए और रेस्टोरेशन के नीचे रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप बेस की थिकनेस बहुत ज्यादा करते हो तो जो आपके पास रिस्टोरेशन का बल्क होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। तो ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज फिर हो जाती है, फ्रैक्चर होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। फिर आपके पास लाइनर की बात आ जाती है कि लाइनर की मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए 0.5। सिर्फ आपने लाइनिंग देनी है, आपने उसको बेस की तरह से नहीं इस्तेमाल करना, उसकी थिकनेस नहीं होनी चाहिए। फिर चौथा जो है वो एडहेसिव सीलर्स के बारे में है, जो अमेरिकन के बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है कि यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो और बेसिकली बुक में ये लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म एविडेंस इतना स्ट्रांग नहीं है फिलहाल इसके बारे में। बहुत बहुत जबरदस्त डॉक्टर आमना, बेहतरीन। अगर इस तरह चीजें आपको लेक्चर के दौरान याद होगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहे हो। शाबाश, जबरदस्त। अब आते हैं पल्प कैपिंग पे। अब पल्प कैपिंग, वाई लाइनर नॉट मोर देन 0.5, क्योंकि फिर वो बेस हो जाएगी। लाइनर की थिकनेस इतनी नहीं रखी जाती, उसकी थिकनेस हमेशा थोड़ी कम होती है। उसका काम होता है सिर्फ पल्प को लाइन कर देना बस। चैप्टर की एंड पे है, चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, इतना अब ज्यादा नहीं बचा। पल्प कैपिंग पे आ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि पल्प कैपिंग बेसिकली दो, पल्प कैपिंग का मतलब है टू मेंटेन द वाइटिलिटी ऑफ पल्प, पल्प की वाइटिलिटी को प्रोटेक्ट करना, बचा देना, यानी कि रूट कैनाल करने की जरूरत ना पड़े या पल्पोटमी करने की जरूरत ना पड़े, इसको कहते हैं पल्प कैपिंग। टू प्रोटेक्ट द वाइटिलिटी ऑफ कोरोनल पल्प, कोरोनल पल्प की वाइटिलिटी को बचा देना। बाय प्लेसिंग द मटेरियल इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पल्प, तो पल्प डायरेक्ट पल्प कैपिंग कहलाएगा। इन इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद पल्प, तो फिर इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कहलाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आप लोगों से, कि डायरेक्ट पल्प कैपिंग ज्यादा अच्छा है या इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, किसका सक्सेस ज्यादा है? Indirect डायरेक्ट perspective. पल्प कैप। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, बिल्कुल सही And जवाब, शाबाश। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, माशाल्लाह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं आप लोगों के। रीजन बताओ मुझे, शाबाश, रीजन भी बताओ। इनडायरेक्ट में यू स्टिल हैव अ बिट ऑफ डेंटिन लेफ्ट। आप बिल्कुल डायरेक्टली पल्प के ऊपर नहीं कर रहे हो, तो आपके पास डेंटिन थोड़ी सी बची हुई है। तो वो ठीक। उसके मतलब अगर डेंटिन है तो देर इज अ चांस कि आपके पास वायबल और डंटोब्लास्ट वगैरह भी हो, तो रेस्पिरेटिव फंक्शन थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। पहला पॉइंट तो ये है कि आपने आरडीटी को बचा दिया, चाहे थोड़ा ही क्यों ना बचाया हो, 0.3 मिलीमीटर ही क्यों ना बचाया हो, लेकिन आपने बचा दिया उसको। 0.3 और 4 को भी बचा दिया आपने, उसको खत्म नहीं होने दिया। तो उसको जब खत्म नहीं होने दिया तो आरडीटी का कमाल का काम होता है कि वो सबसे अच्छी इंसुलेशन देता है और उसके अंदर डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। अगर आपने आरडीटी को बचाया इसका मतलब है आपने डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को बचाया, और आपने डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को बचाया इसका मतलब आपने ओडेंटोब्लास्ट को बचाया।
आपने ओडोंटोब्लास्ट को बचाया तो उसका मतलब है कि ओडोंटोब्लास्ट टर्शरी डेंटिन जो बनाता है उसको रिएक्शनरी टर्शरी डेंटिन कहते हैं, यानी अच्छा वाला टर्शरी डेंटिन। तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा हैं अच्छे वाले टर्शरी डेंटिन बनने के एज कम्पेयर टू जो वो बनाता है मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। अगर आपने डायरेक्ट पल्प कैपिंग किया होता ना तो ओडोंटोब्लास्ट सारे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रोसेसेस ही नहीं रहते हैं। और फिर जो टर्शरी डेंटिन बनता है, लेकिन वो बनता है रिपेयरेटिव वाला जो कि अर्टिब्यूलर होता है, इतना क्वालिटी में अच्छा नहीं होता। तो डॉक्टर आमना का पहला पॉइंट कि आप थोड़ा भी बचा रहे हो लेकिन आरडीटी बचा रहे हो, तो जो कि बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट किसी ने कहा था कमेंट्स में लिखा है कि बैक्टीरियल इन्वेजन नहीं होगी। पल्प एक्सपोज अगर थोड़ा भी हो जाएगा तो पूरा बैक्टीरिया पल्प के अंदर चला जाएगा, तो वो भी बच गया। तीसरा पॉइंट है खून नहीं निकलेगा, क्योंकि एक दफा खून निकलता है उसको रोकना और उस पे उसके ऊपर मटेरियल रखना ये अलग मुश्किल हैंडलिंग होती है, आसान नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ें हो जाती हैं। तो इन तीन फायदे हैं जिसकी वजह से इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट पल्प कैपिंग। अब आते हैं कौन से केसेस के अंदर पल्प कैपिंग कर सकते हैं, क्या क्या इंडिकेशन है, बताते जाओ क्या क्या कौन से